आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। डीवी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपको ये पता है कि ट्रंप एक तरह से जो बिगड़ैल बच्चा होता है अपने एक अमीर बाप का, उस तरह से फिलहाल बिहेव करते हुए नज़र आते हैं। कभी वो कहते हैं कि उन्हें वेनेजुला चाहिए, कभी वो कहते हैं ग्रीनलैंड चाहिए, तो अब वो ग्रीनलैंड और कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बता रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक़्त हाहाकार मचा हुआ है। जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। कौन कंट्री किसके साथ खड़ा है, कौन है दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और कौन किसके साथ जाएगा, ये तमाम चीजें जो एक तरह से हमें नजर आ रही थी कि ये पता है हमें नॉर्थ और साउथ की, जब हम बात करते थे ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की, वो भी अगर हम फिलहाल की बात करें तो अभी एक तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। पता नहीं चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर अभी चाहते क्या हैं। ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह बन गया है कि लग ही रहा है कि अभी सारा फोकस उसी पर ही होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्रीनलैंड को लेकर इतनी आखिर क्यों दिखाया है और क्यों दुनिया की ताकतें ग्रीनलैंड के ऊपर अपनी आंखें जमा कर रखी हुई हैं। इससे यूरोपीय देश जो हैं उन्होंने किस तरह से अमेरिका से, ट्रंप से एक तरह से वो किनारा करते हुए नजर आते हैं। इसका ईरान से क्या ताल्लुक है, ईरान में फिलहाल किस तरह की उथल पुथल है, क्या अयतुल्ला खामनाई को लेकर अभी भी खतरा बना हुआ है। जिस तरह से जो जंगी बेड़े हैं, जो जहाज हैं, वो लगातार जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, क्या ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, क्या इस तरह की हिमाकत अमेरिका करेगा। और ये सब कुछ जो डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या टारगेट ईरान है और क्या ये सब कुछ इजराइल के कहने पर हो रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। आपने ये देखा ही होगा कि किस तरह से बोर्ड ऑफ पीस, एक डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया शगुफा छेड़ा है पैलेस्टाइन के नाम पर, बोर्ड ऑफ पीस, और उसमें उन्होंने 60 देशों को न्योता भेजा है जिसमें $1 बिलियन की आपको कीमत चुकानी होगी अगर आप इसके मेंबर बनना चाहते हैं। इसमें हिंदुस्तान को भी उन्होंने न्योता भेजा है, इसमें इसराइल भी है, इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें अरब देश भी हैं। और फिलहाल ये खबर है जो कि मैं अभी अमरीश जी से इसकी तस्दीक भी करूंगी कि इसमें मुस्लिम देश जैसे सऊदी अरब, टर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, यानी उन्होंने एक तरह से अपनी सहमति जताई है। इससे पहले कई और देश हैं जो पहले अपनी, इजराइल वगैरह, जो अपनी सहमति पहले से जता चुके हैं। इंडिया ने अभी इसको लेकर कुछ नहीं कहा है। यूरोपीय जो देश हैं उनमें से ज्यादातर देशों ने इससे किनारा किया है। तो आखिर ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये क्या है और ये दुनिया में क्या कुछ करने जा रहा है, ये जो एक शगुफा छेड़ा है इसका क्या मतलब है, इस सब पर हम बात करेंगे क्योंकि ये बात करना बेहद महत्वपूर्ण है। भले ही आपको ये लग रहा हो कि एक सरपरा आदमी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी सुबह होकर कुछ भी कहता है, मीडिया के सामने आता है, लेकिन ये बातें ऐसे ही नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो ट्रंप कह रहे हैं उसको लेकर वो कैसे एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये दुनिया पूरी तरीके से बदल रही है और भारत इसमें कहां है ये भी जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी हैं जो कि इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं और लगातार इन तमाम इश्यूज पर ना सिर्फ बोलते लिखते रहे हैं बल्कि उनकी पैनी नजर भी रहती है। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। पहला सवाल मेरा अमरीश जी आपसे ये कि दावोस में भी हमने देखा कि भारत को लेकर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने उन तमाम बातों को कहा। कितने देश थे वहां पर, उनके सामने फिर से ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने बात कही, वो ये कहना नहीं भूलते हैं। और भारत अचानक से हम ये देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया है। ईयू का ये भी कहना है कि वो भारत के साथ एक इस तरह के अग्रीमेंट वो करने जा रहे हैं जो इससे पहले नहीं हुआ है, मदर ऑफ ऑल डील वो कह रहे हैं। ग्रीनलैंड की लगातार बात हो रही है, जरा इस पे से एक जो छटा हुआ धुआं है वो जरा हटाइए, जो कोहरा है, जो बादल छाए हुए इसको जरा हटाइए और समझाइए कि आखिर ये गुत्थी है क्या, क्यों ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है, भारत की क्या भूमिका होने जा रही है, जो ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बिखरा हुआ है पूरी तरीके से, उसमें क्या कुछ आगे होने की संभावनाएं आप देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको ग्रीनलैंड के संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि वो एक उसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। एक तो वो बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास है, जो आर्कटिक रीजन है, जिसे दो जो नॉर्थ पोल के पास आर्कटिक रीजन है, साउथ पोल के पास
एंटार्क्टिक रीजन। तो जो आर्कटिक रीजन है जहां से बिल्कुल रूस भी एकदम पास है, वहां से चाइना पे भी नजर रखी जा सकती है, सारी चीजें हो सकती है। एक तो वो कारण, लेकिन इससे भी बड़ा कारण ये है कि एक्चुअली यूएस कुछ नए नए वेपन्स डेवलप कर रहा है। देखिए, डेवोस में ट्रंप ने क्या कहा? डेवोस में ट्रंप ने ये कहा कि वेनेजुला में जो हमने काम किया है वो हमने सोनिक बॉम्ब यूज किया। उसने वर्ड नहीं ये सोनिक यूज किया। उसने कहा कि वेनेजुला के जो सोल्जर्स थे, ऐसा नहीं कि वहां रेजिस्टेंस नहीं हुआ, पहले बात आ रही थी कि रेजिस्टेंस नहीं हुआ, उठा के ले गए। उसने ट्रंप ने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया। उसने कहा कि रेजिस्टेंस हुआ, लेकिन सैनिक अपनी वो ट्रिगर ही नहीं दबा पाए, वो ट्रिगर नहीं दबा पाए। उनका वो सन्न हो गए, वहां पर सन्नीपात हो गया, जिसको हम लोग देहाती में कहते हैं। उसके बाद उनके जो 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 कुछ बॉम्बर्स थे या कुछ उनको 32 क्यूबन जो सोल्जर्स, फाइनल जो रिंग था मदुरो के आसपास, उनको बेहोशी आ गई, वो बेहोश हो गए। ये देखिए क्या है, ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये ट्रम्प झूठ नहीं बोल रहा है, ये बात सही है। क्योंकि ये एक्चुअली 1980s में सोवियत रशिया इसको डेवलप कर रहा था। जब सोवियत रशिया था तो 1980s में सोनिक बॉम्ब, जिसमें साउंड वेव्स जो हैं, एक एक तो होता है साउंड का जो पूरा वॉल्यूम बढ़ा के आप किसी को मारते हैं, जैसे हसन नसरुल्लाह की जो हत्या हुई थी वो साउंड से हुई थी, वो उनके शरीर पे वो नहीं हुआ था। उनके 10,000 टन बम एक साथ इसराइल ने मारे थे। तो एक होता है साउंड का आप एक एलिवेट करके उसका वॉल्यूम बढ़ा के, दूसरा होता है बिल्कुल साउंड को साइलेंस कर दीजिए और उसकी फ्रीक्वेंसी जब कान में घुसती है तो डिजीनेस आती है, आपके हाथ जाम हो जाते हैं। ये जो इस बारे में प्यूटिन कई बार कह चुका है कि जब 1991 में सोवियत रशिया टूटा तो ये टेक्नोलॉजी अमेरिका ले गया, और ये उसकी एक बहुत बड़ी एक शिकायत भी रही है इसको लेके। हालांकि अब इस पे कोई डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज गई वो गई। उस समय तो पुतिन राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं थे, उस समय येल्सिन था और गोर्बाचेव थे, जो पूरे वेस्ट के पिट्ठू थे। तो ये जो देखिए ग्रीनलैंड की बात जो आती है, ग्रीनलैंड में वो रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिनसे अमेरिका एक्चुअली अब अमेरिका काम कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करने में, जिसमें वही चीज होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जो भी अपोजिंग फोर्स होगी उसके सिस्टम को जैम कर देगी। क्योंकि देखिए, सैटेलाइट के थ्रू जैम करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू जैम करना, ये पुरानी बात हो गई है। अभी ईरान के साथ जो युद्ध हो रहा है, ईरान ने देखिए अपना जीपीएस ही उसने यूज करना बंद कर दिया है। वो चाइना का बेदूत सिस्टम है, जो चाइना का अपना जीपीएस है, उसको वो यूज कर रहा है। इंटरनेट पूरी तरह से ईरान ने बंद कर दिया, अपनी फायरवॉल बना रहा है। तो अब इरानियन वेपन्स को आप जाम भी करना चाहे, मान लीजिए जंग तो होनी है ईरान और अमेरिका इसराइल में, और वो बिल्कुल कुछ ही दिन दूर है बस उस जंग में। लेकिन क्या होगा, आप ईरान के ऊपर जो एडवांटेज था जैमिंग का, और जो ऑपरेशन सिंदूर में भी हमको देखने को मिला कि दोनों तरफ से कोशिश हुई जैमिंग की, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर वही बात हो जाएगी रेटी रटाई। लेकिन अभी ईरान को ये जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पुरानी हो गई। ईरान के पास हदाद 110 ड्रोन है जो जैम हो ही नहीं सकता है। वो उसका जो जीपीएस सिस्टम है, उसका जो इवन जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो इस तरीके का है कि वो जैम यूएस इसराइल नहीं कर सकते। तो ये जो अच्छा, जब ईरान के साथ नहीं कर सकते तो फिर रशिया चाइना के साथ नहीं कर सकते। तो जो आने वाला युद्ध है, देखिए अभी भी दुनिया में फॉल्ट लाइन्स वही है। नेटो, यूएस, इसराइल, ये एक ही है। अभी इनके बीच डिफरेंसेस होंगे, और खासतौर पे यूरोप और अमेरिका के बीच डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो भी एक नई डील के लिए कि भाई हमको ज्यादा दो, इतना मत दबाओ। वो एक जैसे दोस्तों के बीच तनाव आ जाता है, उस तरह की पूरी सिचुएशन है। तो नेटो और यूएस और इसराइल एक पोल है, और रशिया, चाइना, ईरान दूसरा पोल है। अभी वही स्थिति बनी हुई है, उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया। हाँ, ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि गाजा पीस वोट के माध्यम से वो कुछ इल्यूजन क्रिएट करे एक नए यूएनओ का, जिसमें उन्होंने रशिया को भी इनवाइट किया है, और रशिया को भी $1 बिलियन देने की बात थी। तो पुतिन ने एक हास्यास्पद, पुतिन ने जो जवाब दिया, उसने कहा कि जो यूरोप में जो रशियन एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, जो अमेरिका ने फ्रीज किए हैं,
जो रशिया पे सैंक्शंस है उसी में से 1 बिलियन ले लो। मतलब वो ये कह रहा है कि जो तुमने हमारी दौलत कब्जाई हुई है, जो रशिया के एसेट्स फ्रीज किए, ईरान के भी एसेट्स फ्रीज किए, जब ये सैंक्शन लगाते हैं तो एसेट्स फ्रीज कर देते हैं। तो रशिया के एसेट्स अभी मतलब दे आर इन लाइक टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो वेस्ट ने इसको फ्रीज किया हुआ। तो पुतिन कह रहा है उसी में से ले लो 1 बिलियन डॉलर, हमको वो कर दो। अभी तक उसका ट्रंप का जवाब नहीं आया, लेकिन ट्रंप अगर किसी का लोहा मानता है तो वो पुतिन का मानता है, ये भी सच है। तो अभी आप देखिए कि ग्रीनलैंड जो है वो अभी ऐसे दुनिया, अब जैसे डिगो गार्शिया पे हो रहा है। अब डिगो गार्शिया जो है ये आइलैंड्स की चेन है इंडियन ओशन, और जहां पर ब्रिटिश आर्मी बेस ब्रिटिश आर्मी बेस था, और जिसको है भी, और अमेरिका भी उसको यूज करता था। अब ब्रिटेन कह रहा है हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम मॉरिशस को दे देंगे। उस पर ट्रंप ने इंग्लैंड पे अटैक किया, अभी ये कल की बात है। इंग्लैंड पे हमला किया, उसने कहा कि डिगो गार्शिया तुम दे दोगे उसको, डिगो गार्शिया में तो अमेरिकन फोर्सेस भी हैं, उसका हम भी यूज करते हैं। ऐसे ही साइप्रस है, ऐसे बहुत छोटी छोटी जगह हैं स्ट्रेटेजिक, जो दुनिया में कोल्ड वॉर के समय ये था कि सोवियत यूनियन से अगर जंग हुई तो उसके हिसाब से जो पूरा सजावट थी, तो उसमें नेटो वगैरह का अपना एक ये था। लेकिन अब ट्रंप को ये लग रहा है कि यूरोप बेकार हो गया है, यूरोप के अंदर अब यूरोप हमारा ही है हमारा, लेकिन अब यूरोप के जो ये लीडर्स बहुत ज्यादा कूदते रहते हैं, मैक्रोन और कियर स्टारमर, ये इनको जरा दबाना, यूरोप को भी बताना है कि तुम हमारे साथ हो तो फिर लीडरशिप भी ट्रंप की रहेगी। ये देखिए, ये एक नया वर्ड। और जो बोर्ड ऑफ पीस गाजा का है, वो गाजा वो शुरू हुआ था, देखिए कहां से शुरू हुआ था, गाजा के रिकंस्ट्रक्शन से। 11 अक्टूबर 2025 में जो समझौता हुआ था, युद्ध विराम हुआ था, वहां से शुरू हुई थी बात। ट्रंप ने कहा था हम गाजा पीस बोर्ड बनाएंगे, फिर उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाएंगे पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स की, फिर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाएंगे पूरी। अब गाजा पीस बोर्ड एकदम दूसरी चीज हो गई, उसका गाजा से क्या रिश्ता है, अब ये अभी अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें जिस तरीके से आप उसमें लोगों को बुला रहे हैं और जो उसमें चार्ज कर रहे हैं, ये भी आप नहीं कह रहे हैं कि जो $1 बिलियन दिए जाएंगे वो गाजा के रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होंगे, नहीं। वो ट्रंप का अपना एक एजेंडा है कि हम इस तरीके, बेसिकली ही वांट्स टू क्रिएट अ पैरेलल यूएन। तो इस पूरे माहौल में आप देखिए, उनको ये लग रहा है कि ईरान के साथ एक जंग हो जाए, और ट्रंप वो जीत नहीं सकते जंग, ये वो जानते हैं, लेकिन उसमें ये कुछ नायाब अपने हथियार दिखाते या असैसिनेशन कुछ लीडर्स का करते। ईरान पे कब्जा नहीं हो पाए, क्योंकि ईरान की मैं बताऊंगा आपको कि जिस तरह की वो लोगों ने डिफेंसिव अपनी तैयारी की है, वो मैं तो अभी ईरान में ही था जब प्रोटेस्ट शुरू हुए, 2 जनवरी 2026 को वापस आया हूं। तो वहां पर जिस तरीके की उनकी अपनी किलेबंदी है, उसमें अगर उनकी टॉप लीडरशिप गिर भी जाती है तो पूरा एक वैकल्पिक स्थिति है, तो वो उससे वो ईरान को गिरा नहीं पाएंगे, लेकिन वो ये जरूर दिखा देंगे कि हमने एक बड़ी चीज कर दी, जैसे वेनेजुला में उन्होंने कर दिया। अब वेनेजुला में अभी भी आप देखिए तो शासन मदुरो का, एक मतलब मदुरो की विचारधारा के जो लोग हैं वही शासन में। वेनेजुला से कोई बहुत बड़ा ये तेल अभी निकाल पाए हैं, कर अभी बातें ही हो रही हैं। और अपनी जो कैंडिडेट है इनकी, मुशादो, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था, उससे नोबेल पीस प्राइज भी छीन लिया ट्रंप ने, और उसको वेनेजुला का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनाया, क्योंकि उसने कहा कि ये बिल्कुल बेकार है, इसका कोई मास सपोर्ट नहीं है, और वो जो अभी बैठी है वही सही है, चाहे वो मदुरो की ही थी, लेकिन वो अभी कम से कम संभालेगी। तो ये देखिए पूरी एक जो सिचुएशन है, इसमें ये लोग ईरान पे हमला करेंगे, और इस तरीके से बहुत अभी हमले होंगे, क्योंकि दुनिया अब एक केओस की तरफ जा रही है, और ये केओस जानबूझ के क्रिएट किया गया है इसको, क्योंकि ये मानना है ट्रंप का और उनके अमेरिकन थिंक टैंक का कि बिना केओस के नया ऑर्डर नहीं बनेगा, ये स्थिति। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है और शायद इसको कम आंक कर देखा जा रहा है, लेकिन आप ये देखें कि अगर आप दुनिया के पटल पर देखें तो एक तरह का हाहाकार मचा हुआ है, और जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं या कराई जा रही हैं, उससे ये लग रहा है कि ईरान एक बहाना है। ईरान जाहिर सी बात है टारगेट है, सबसे बड़ा टारगेट है, और लगातार उसको टारगेट बनाया जा रहा है। हमने देखा कि 12 दिन की जंग जिसमें मुंह की खानी पड़ी अमेरिका और इजराइल को, और उसके बाद ये पूरा जो उन्होंने एक तरह की साजिश रची, वो साजिश भी पूरी तरीके से नाकाम रही। तो 2 हार ऑलरेडी इजराइल और अमेरिका के पाले में जा चुकी हैं।
ईरान एक ऐसा देश जिस पे इतने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, वहां की स्थिति क्या है ये सबको पता है। उसके बाद भी वो जिस तरह से नाकामयाब कर रहा है अमेरिका और इजराइल को, वो जाहिर सी बात है उनकी खींच साफ तौर पर देखी जा सकती है अमरेश जी। और इसमें ये कहना कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ होता है तो ईरान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, अभी ऐसी कोई बात तो ईरान की तरफ से कही नहीं गई है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का वो असैसिनेशन करेंगे या डोनाल्ड ट्रंप उनके टारगेट हैं। वो तो अपनी संप्रभुता को, अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और उसमें अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, आयतुल्लाह खामनाई को निशाना जो बनाया जा रहा है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि कभी ये कहा गया कि वो देश छोड़कर भाग रहे हैं, कभी ये कहा जा रहा है कि वेनेजुला बना देंगे उसका। तो ये तमाम चीजें जो कही जा रही हैं, और ईरान को ये पता है कि उसके साथ एक जंग बड़ी होनी ही है। क्या आपको लग रहा है कि वो बस कुछ वक्त रह गया है और ये सारा जो सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है वो दरअसल ईरान है टारगेट, और उसके बाद पूरी दुनिया में जो बवाल होगा, क्योंकि कौन देश किसके साथ खड़े होंगे ये हमें पता है, लेकिन फाइनली किस कौन लड़ेगा जमीन पर आकर, ये एक बड़ी बात हो जाएगी। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है सबसे ज्यादा पावरफुल, जो न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है और न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी करता है, वो है इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन साउथ चाइना सी में था और वो वहां से चल दिया अभी कुछ दिन पहले। और जो ट्रंप स्ट्राइक करने वाला था 13 से लेकर 16 जनवरी के बीच जो ईरान पे स्ट्राइक होने वाली थी, पूरा ये हो गया था, ट्रंप ने आह्वान कर दिया था कि ये प्रोटेस्टर्स को कि तुम लोग पुलिस स्टेशन पे हमला करो। कभी किसी प्रेसिडेंट ने किसी दूसरे देश में ऐसा नहीं कहा, उसकी एजेंसी करवाती है। सीआईए ने इतने कू करवाए, लेकिन कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट निक्सन हो चाहे जॉनसन हो, उसने ये नहीं कहा कि खुद कि वहां पर तुम लोग ये करो। ट्रंप ने तो खुद कहा दंगाइयों से कि तुम करो ये, हम एंड हेल्प इज ऑन इट्स वे, और हेल्प कभी पहुंची नहीं। खैर वो एक अलग चीज है, क्योंकि वो समझ गए कि इस समय ईरान भारी पड़ जाएगा। तो अमेरिका अपना इब्राहिम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर मंगा रहा है, वो देखिए मालदीव्स क्रॉस कर चुका है और वो 25 जनवरी तक वो पहुंच जाएगा स्टेट ऑफ हुर्मुज। स्टेट ऑफ हुर्मुज जहां के जो पूरा मतलब ईरान के जो वहां जो आइलैंड्स हैं, ग्रेटर तुन्ब, लेसर तुन्ब और अबू मौसा, जो 3 आइलैंड्स हैं उसके बिल्कुल करीब। और वहां से ईरान की अपनी मिसाइल पावर शुरू होती है उन 3 आइलैंड से। उसके बाद मेनलैंड ईरान आता है। तो ये इब्राहिम लिंकन को जो ये ला रहे हैं और उस पर जिस तरीके की ये मिसाइल्स हैं, जो अच्छा उसके साथ जॉर्ज बुश एक और एयरक्राफ्ट कैरियर उसको ज्वाइन करेगा, फिर आइजनहावर कर सकता है, यानी पूरा एक वो ईरान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। उधर देखिए क्या है कि यूएस बेसिस, क्योंकि यूएस बेसिस केवल मिडिल ईस्ट में नहीं है, यूरोप में भी है, और जर्मनी वगैरह जो है सबसे नजदीक है। क्योंकि आप देखिए अगर आप टर्की पहुंच जाइए तो टर्की से जर्मनी पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है बिल्कुल। और टर्की और ईरान का बॉर्डर काफी मतलब शेयर करते हैं दोनों। तो इसलिए जर्मनी के जो बेसिस में जो स्ट्रैटो टैंकर्स जा रहे हैं, जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हैं, अब आप सोचिए लंबे युद्ध की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इतने सारे स्ट्रैटो टैंकर्स, करीब 15 से 16, जो हवाई, जो लगातार इनके F-15 F-35 ये उड़ाने भरेंगे और ये लगातार हवा में रहेंगे, नीचे आएंगे ही नहीं। इनको हवा में ही इनको तेल वहां मिल जाएगा, इनकी रिफ्यूलिंग हो जाएगी। एक लंबी तैयारी अमेरिका कर रहा है जंग, क्योंकि उसको ये लगता है कि ईरान के साथ आसान जंग नहीं होगी। ये अमेरिकन भी जानते हैं, इजराइल भी जानता है। और इजराइल तो आप जानते हैं, नेतन्याहू वाज वन ऑफ द प्रिंस, मतलब फॉरमोस्ट लीडर हु रिक्वेस्टेड ट्रम्प टू पोस्टपोन द अटैक। वो सऊदी अरब ने भी कहा कि हमारी जमीन का इस्तेमाल ने ये आप मत करिए। कतर ने भी कहा, लेकिन नेतन्याहू वो मतलब जब नेतन्याहू ने कह दिया कि हम नहीं झेल पाएंगे इस समय, तो इसलिए फिर वो पूरी तैयारी हो रही है। जो तैयारी हो रही है ये इजराइल को भी बचाने की हो रही है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि अब अगर जंग होगी तो हम इजराइल को तो मिटा ही देंगे और यूएस बेसिस जो पूरे मिडिल ईस्ट में उनको भी खत्म कर देंगे। देखिए एक ऐसी चीज होने वाली है जिसकी अभी आम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप कोई भी सिनारियो देखिए, ईरान को एक हिस्सा ईरान का तबाह होता है, फिर ईरान जो है वो इजराइल को तबाह करता है, और उधर जो यूएस बेसिस मिडिल ईस्ट में है उन पे हमला होता है। तो एक कितना बड़ा
ये पूरा फलक होगा। और उधर अमेरिका ये भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी उसने आईसिस के लोगों को छुड़ा दिया है सीरिया में, उनको इराक भेजा जा रहा है। तो ये देखिए जो घेरेबंदी है, अच्छा ईरान की अपनी अपनी काउंटर घेरेबंदी है, क्योंकि उसकी भी फोर्सेस, वहां यमन है, वहां हिजबुल्ला है, इधर गाजा में हमास है, ये इराक में उसकी अपने इराकी रेजिस्टेंस है। ये सारी फोर्सेस एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगी तो क्या होगा? तो वही तो उसके सबके बीच में इजराइल, और इजराइल में इसीलिए रोज सिखाया जा रहा है कि कैसे अंडरग्राउंड बंकर में महीनों रहा जाए। सोचिए आप 70-80 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें आप 10-20 लाख अरब जो हैं वहां पर, उसको आप उनको छोड़ दीजिए तो 50 से 60 लाख की पॉपुलेशन को ये बताया जा रहा है कि बंकर्स में कैसे महीनों रहा जा सकता है। ये पूरी स्थिति जी। इतनी गंभीर और स्थिति। मैं इसकी जी बिल्कुल, जी मैं जी इसकी तस्दीक तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने ये खबर जरूर कहीं पढ़ी है और मैं देख रही थी कि यूरोपीय जो देश हैं उन्होंने अपने नागरिकों को, कुछ देशों ने अपने नागरिकों को बाकायदा तौर पर एडवाइजरी जारी की है कि जंग के अगर हालात होते हैं तो क्या क्या उन्हें रखना है, और एक लंबा चौड़ा पीडीएफ काइंड ऑफ उनको भेजा गया है। तो पूरी दुनिया जंग के लिए तैयार हो रही है जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। और सवाल ये है, ये बहुत इंटरेस्टिंग ये है, इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखा भी जा रहा है अमरीश जी, कि शेख बिन जायद का यहाँ पर आना, 2 घंटे ठहरना, बातचीत करना और चले जाना, ये ऐसे ही नहीं है। जब दुनिया एक क्योस की तरफ बढ़ रही है, जहां डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, यमन में जो कुछ हो रहा है, सूडान में जो कुछ हो रहा है, उसमें यूएई का रोल, और उसमें शेख बिन जायद का यहाँ पर आना और डील करना, ये ऐसे ही नहीं है। इंडिया का इसमें रोल आप कहां देखते हैं और किस तरफ देखते हैं? क्योंकि ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें भारत जो है वो इजराइल, यूएई, भारत, अमेरिका, ये इस तरफ खड़ा हुआ है। क्या वाकई में यही है असली तस्वीर, या फिलहाल आप इस तरह से इसको देख रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि यूएई का की जो आपने देखा होगा, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई हैं जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। यूएई और सऊदी अरेबिया में जो झगड़ा हो गया, और ये बहुत बड़ा झगड़ा है, ये पॉलिटिकल झगड़ा है और ये जियो पॉलिटिकल भी है, दोनों है। ये शुरू हुआ यमन से, क्योंकि यमन के का जो मेजर हिस्सा यमन का वो अंसारुल्लाह के हाथ में है, जो प्रो ईरान है। जो छोटा हिस्सा एडन एडन जो साउथ यमन का जो पोर्ट सिटी है, वो सऊदी अरेबिया द्वारा जो फोर्सेस बैक थे उनके हाथ में था। उसके बाद यूएई की फोर्सेस ने हमला कर दिया। वो जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, जो यूएई एक अलग ग्रुप को जो बैक करती है यूएई, उसने सऊदी फोर्सेस पे हमला कर दिया। अब उसको लेके बहुत इधर उधर हुआ, फिर बार्गेनिंग हुई, ये हुआ कि सऊदी ये यूएई की फोर्सेस पीछे हटे, मतलब पीछे हटे, वो पीछे हटी भी। लेकिन फिर जब ईरान पे स्ट्राइक करने की बात अभी आई, तो सऊदी अरेबिया ने पब्लिकली कह दिया, ये तो कतर ने भी नहीं कहा, पब्लिकली सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि ईरान के खिलाफ हमले में हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। जबकि सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ा अमेरिकन बेस है। उसके बाद ही अमेरिका ने फिर पूरा यूरोपियन बेसिस को एक्टिवेट करना, स्पेन में, इटली में, जर्मनी में, इस समय देखिए वो सारे बेसिस जो हैं उनमें वहां पर बहुत गतिविधियां हैं सारी। तो वो ये अमेरिका इस तक के लिए ऐसे ऐसी सिचुएशन के लिए भी तैयारी कर रहा है जहां पर अगर कतर या सऊदी अरेबिया के बेसिस नहीं भी इस्तेमाल करने, अगर उसने नहीं किए, तब भी वो ईरान पे स्ट्राइक कर सकता है। कुवैत है, यूएई है, बहुत अच्छा। जो आपने सवाल पूछा भारत में जो ये आए हैं, तो ऑब्वियसली भारत तो देखिए जो अभी भारत की सरकार है, उसका ये एक हमेशा से ही रहा है कि वो इजराइल अमेरिका के साथ खड़ी हो। यूएई इस समय खुल के इजराइल के साथ आ गया। एक चीज और बता दें आपको कि यूएई ने जो सऊदी अरेबिया का बॉर्डर है, वहां एक जगह है अरादा, वहां पर वो एक बेस बना रहा है यूएई, जिसमें 800 इजरायली सोल्जर्स रहेंगे। ये आप देख सकते हैं, मतलब ये गूगल पे आप चेक कर सकती हैं। तो उसको लेके भी सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा एक टेंशन की स्थिति है। लेकिन भारत अभी अभी यूएई को मान लीजिए एक यूएई से डील करे, तो फिर सऊदी अरेबिया के साथ जो भारत के रिश्ते हैं, और जो एक बड़े मतलब जिसमें इकोनॉमी इन्वॉल्व है, उसका क्या होगा? उसके बाद बाकी जो जैसे कतर है और तमाम देश हैं, इजिप्ट हैं, उनके साथ रिश्ते का क्या होगा? टर्की के साथ एक झगड़ा हो ही चुका है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेके, तो उनके साथ क्या होगा?
तो इसलिए देखिए, ये जो इंडिया की पोजीशन है इस समय, इसके लिहाज से जियो पॉलिटिक्स को समझना ये बहुत सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये इंडिया की पोजीशन शिफ्ट कर रही है, ये लगातार शिफ्ट करेगी। अभी यूरोप ने भी जो बयान दिया कि मदर ऑफ ऑल डील्स, वो बयान है, वो एक बयान है, वो अमेरिका पे प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि वहां अमेरिका और यूरोप में भी बार्गेनिंग चल रही है कि कौन कितना दे, और अभी फिलहाल की जो पूरी एक स्थिति है उसमें क्या ग्रीनलैंड दें तो कैसे दें, क्या क्या होगा, फिर जो हमला ट्रंप बाकी लोगों पे कर रहा है, सारे यूरोपियन लीडर्स पे कर रहा है, उसमें कुछ बार्गेनिंग चल रही है दोनों के बीच। नेटो में इतना खर्च जो अमेरिका कर रहा है वो कम करना चाहता है, बहुत सारी चीजें। तो आप तो ये इंडिया कह रहे अभी हैं अमरीश जी, आपकी ये जो दिखाया जा रहा है, जो ये लग रहा है कि भाई अमेरिका और यूरोपीय देश जो है उनमें भी आपस में ठन गई है। इमैनुअल मैक्रोन जो है, उनकी जो पर्सनल चैट थी, उन्होंने सोशल ट्रुथ पर उसको डाल दिया और लगातार वो उनका मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो भी एक तरह से चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये ईयू का ये कह देना कि मदर ऑफ ऑल डील जो वो हिंदुस्तान के साथ करेंगे, कनाडा का ये कहना है कि जो कार्स हैं उन पर ड्यूटी जो है उन्होंने बहुत ही कम कर दी है जब से नक्शे पर कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका ने दिखाया है। तो ये सब कुछ क्या आपको लग रहा है कि अभी ये फिलहाल, जैसा आपने कहा कि दो दोस्त हैं, उनमें अभी बात नहीं बन रही है, और ये अल्टीमेटली जब आप एक फाइनल वर्ल्ड ऑर्डर देखेंगे, या फिर जब हम एक फाइनल ये देखेंगे कि वाकई में खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है, हालांकि बहुत परिस्थितियां बन रही हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया जाती हुई नजर आ रही है और ईरान से इसकी शुरुआत हो सकती है, तो आपका ये कहना है कि जो कंट्रीज इधर हैं अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, वो वही नजर आएंगी, और जो ईरान के साथ हैं, चाहे वो हम रशिया की बात करें या फिर चाइना की बात करें, वो उधर ही नजर आएंगी। ये फिलहाल का हमें कुछ एक तरह की स्ट्रैटेजिक, या फिर फिलहाल की कोई नाराजगी नजर आ रही है, या फिर ट्रंप सरफिरा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, देखिए, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि बैलेंस ऑफ पावर यही रहेगा कि नेटो, अमेरिका, इजराइल, और एक तरफ चाइना, रशिया, ईरान, यही बेसिक पोजीशन यही रहेगी। इसमें जो आपने भारत का सवाल पूछा, अब भारत की जो पोजीशन है वो भी जो पहले थी उससे कुछ बहुत भिन्न नहीं हुई है, हालांकि होनी चाहिए थी। अभी जो परिस्थितियां उभरेंगी पूरे विश्व में, उसको लेके भारत कितना संजीदा है, कितना उसको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए ईरान के साथ युद्ध का मतलब है कि सीधे भारत के डोर स्टेप पे युद्ध हो रहा है। अभी अमेरिका ने कहा भारत से कि चाबहार पोर्ट से हट जाओ। अब चाबहार पोर्ट से इंडिया हट ही नहीं सकता, उसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट है। फिर अमेरिका ने वेवर दे दिया 26 अप्रैल 2026 तक। तो देखिए ये चीज कैसे हो रही है, अमेरिका धमका भी रहा है, वेवर भी दे रहा है, कह रहा था ठीक है तुम 26 अप्रैल तक उसको वाइंड अप करो, उसके बाद वो और भी दे सकता है। वो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन देखिए भारत के साथ, भारत को अंतुगत वही उसको चाइना, रशिया और ईरान के साथ जाने के अलावा भारत के पास ऑप्शन नहीं। चक्कर ये, भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भारत क्या करेगा ऐसी स्थिति में जब जहां रशिया, चाइना, इस बार देखिए, इस बार रशिया, चाइना मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे या कंडेम केवल नहीं करेंगे, उनके लोग ईरान में, जब मैं था वहां तब भी दिख रहे थे, आर्मी पर्सनल्स आर देयर इन तेहरान, और वो वहां पर जो मेहराबाद एयरपोर्ट है स्पेशली तेहरान का, वहां पर चाइनीज फाइटर जेट्स भी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिपोर्ट भी हो रही हैं या जानबूझ के आधा अधूरा उनके बारे में रिपोर्टिंग आधी अधूरी हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए भारत को ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स है, पहली बात तो इसमें भारत का फायदा क्या है, क्या इंडिया को ये लोग इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। ये अपना इनकी एक ये है कि भाई थोड़ा तुम लो थोड़ा हम लें, और अमेरिका को भी कुछ दिखाना है और अमेरिका पे भी प्रेशर डालना है। उधर अमेरिका अपना इंडिया पे हमला, और खासतौर पे नरेंद्र मोदी पे हमला जारी रखे हुए है, जैसे ट्रंप बार बार कटाक्ष करता है, और उसने डेवोस में भी किया, सब किया। तो ऐसी देखिए ये इस सिचुएशन में इंडिया के पास या तो इंडिया इररेलेवेंट हो जाएगा, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इतिहास के कई दौर में इररेलेवेंट हो जाते हैं, तो या तो इंडिया इररेलेवेंट हो जाएगा इस पूरे उसमें, या उसका काम, जैसे फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो हम गुलाम थे, तो हमारा काम ही था अंग्रेजों की मतलब मदद करना, और यहाँ के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल होते थे, मतलब जिस साइड इंग्लैंड होता था उस साइड हमको होना पड़ता था। अब यहाँ की स्थिति में ये भी हो सकता है कि अगर इंडिया, कोई लोग सोचें
अमेरिका इजराइल की कुछ ऐसा एक बेस बनाया जाए जहां से हम कुछ पर्दे के पीछे कुछ रिसोर्सेज वगैरह, अगर लंबी जंग चलती है ईरान से तो कुछ रिसोर्सेज वगैरह इंडिया से लिए जाए। लेकिन फिर उस तरीके की जो स्ट्रेटजी रशिया की भी है इंडिया के साथ, कि वो अंडरस्टैंडिंग भी है कि इंडिया का जो मतलब अगर जंग होती है तो रशिया की मदद भी इंडिया करे। तो ये देखिए इंडिया की पोजीशन ये है, यहां पर बुरी तरह से फसान भी है, लेकिन अब कुछ लोग इसको आपदा में अवसर भी कहते हैं। दोनों हम्म। दोनों स्थितियां हैं, कुछ लोग आपदा में अवसर भी कहते हैं और एक तरफ बहुत बुरी तरह से इंडिया फंसा भी हुआ है। ये है। जी, बहुत जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। ये कोई मनोहर कहानियाँ नहीं है या मेरा और अमरीश जी के कोई स्पेकुलेशंस नहीं है ये। और ये ऐसे ही कोई बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह की तस्वीर उभर रही है, बेहद खतरनाक मोड़ पर दुनिया आकर खड़ी हो गई है और कुछ भी किसी भी वक़्त कहीं पर भी हो सकता है। और इस पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी, क्योंकि आप तक ये खबरें पहुँचाना बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी गफ़लत में, अपनी नींद में ना पड़ जाइए। ये ज़रूर जानिए कि ये सिर्फ अमेरिका या ग्रीनलैंड, वेनेजुला, ये यहीं तक नहीं, इस सब की आँच हिंदुस्तान तक भी आएगी, क्योंकि हम एक बड़ा देश हैं, हम 140 करोड़ से ज़्यादा का देश हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बहुत से स्टेक हैं। लेकिन जो कुछ दुनिया में घटित होगा, उसका असर सीधे हमारे देश पर भी होगा, इसको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आने वाले वक़्त जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान को लेकर जो कुछ होता है, जिसकी संभावना इस अमरीश जी ने भी कहा कि हमला तो होना ही है, वो कब होगा? हफ्ता, 2 हफ्ते, कब होगा, कितनी तैयारी के बाद होगा? डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार कह रहे हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा आने वाले वक्त में। अमरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का